बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हम यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के ऊपर बात कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी थ्योरम जो है उसके स्टेटमेंट और उसके प्रूफ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये आपका अभी 2025 का जो पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का रियल एनालिसिस 1, ये सेशन था आपका फॉल 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। और तो इसके प्रूफ के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए लाजमन आप दुआ कीजिएगा जी। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह बेटा कहता है कि लेट आई बी अ क्लोज इंटरवल। समटाइम इसमें आपको कहता है कि आपने इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ दोनों लिखने हैं। लेकिन अभी जो 2025 में इसने पूछा था, इसमें स्टेटमेंट दी हुई थी, आपने प्रूफ करना है। तो कहता है लेट आई बी अ क्लोज इंटरवल। आई कोई क्लोज इंटरवल है और बाउंडेड भी है। एंड लेट एफ एक फंक्शन है जो कि आई से आर की तरफ है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये फंक्शन आई के ऊपर कंटिन्यूअस है। आपने प्रूफ करना है कि एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। ये जो थ्योरम है इसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम अगर फर्ज करें कि आपको कहा जाता है कि कोई ऐसी एग्जांपल लिखें जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फंक्शन की हो, तो बहुत सिंपल सी इसकी टेक्निक है। आप कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन देखें, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ले लें जो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस हो, तो वो जो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो लाजमन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर जब भी आप कोई कंटिन्यूअस फंक्शन लिखते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, हर कंटिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता। हर कंटिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्लोज इंटरवल के ऊपर आपने लिखा हो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं कहता हूँ। फर्ज कर लें कि आपने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आप अब जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ना हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। और आप जो इंटरवल ले रहे हैं, फर्ज कर लें वो आपने सिंपल एक इंटरवल ले लिया 1 से 2 तक। तो अब ये फंक्शन इस नंबर के, इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो और ये इंटरवल आपका क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, ठीक है। लिहाजा आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन आपने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसका प्रूफ को करने के लिए मैं यहाँ पर कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। जब कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता तो फिर उसका नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, वो उसको इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर। We suppose on the contrary that f is not a uniformly continuous on I, then by the non-uniform continuity criteria, नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप कहते हैं कि आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा एंड दो सीक्वेंसेस xn और un आपने I में से उठाए, सच दैट कि जब xn माइनस un का जो एब्सोल्यूट है वो लेस देन हो 1/n से। मतलब ये 1/n कहाँ से आ गया है, होता असल में ये है नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया ये होता है। आप ये कहते हैं बेटा कि आपको दो सीक्वेंस मिलेंगे xn माइनस un सच डैट के इनकी जो लिमिट है, इनकी डिफरेंस की जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच करेगी। और अगर ये जीरो को अप्रोच करती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ये है चीज एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ यू एन, ये होगा पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में होगा तो ये फिर ये भी लेस देन इक्वल होना चाहिए एप्सिलॉन से, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म लेस देन इक्वल नहीं, सॉरी लेस देन होना चाहिए सिर्फ, तो फिर ये आप कहते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। नॉन यूनिफॉर्म में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सही है। अच्छा, हाली जो आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये भी चीज लिखते हैं कि आपके पास जब x माइनस यू का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए डेल्टा से छोटा। अब यहाँ पर आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि डेल्टा मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/n के बराबर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने कहा है कि ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए। अब आप गौर से देखें, अगर डेल्टा में लूँ यहाँ पर 1/n के बराबर और n इन्फिनिटी को अप्रोच करे,
तो 1/n किसको अप्रोच करेगा बेटा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो डेल्टा आपको 0 को अप्रोच करेगा। तो दोनों तरह से बात एक ही निकलती है, डेल्टा उसकी जगह डेल्टा लिख के फिर डेल्टा को मैंने 1/n ले लिया है। और जो ये सिक्वेंशियल डेफिनेशन है इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की सीक्वेंस की फॉर्म में, सिक्वेंशियल मीन सीक्वेंस की फॉर्म में, वो ये कहती है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 को कब अप्रोच करेगा, आप एक ऐसा, अब यहाँ पर क्या कहें, आप कहते हैं कि क्या सर हमें यहाँ पर 1/n नहीं लेना, नहीं बेटा, आप डेल्टा की जगह 1/n का स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा सीक्वेंस ले सकते हैं जो 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो 1/n यहाँ पर फिट बैठेगा, मैंने यहाँ पर 1/n ले लिया। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये बाउंडेड भी है, 1/n बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। दोबारा पढ़ता हूँ। मैंने कहा जी हमने नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया इस्तेमाल किया। इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा, कोई दो सीक्वेंसेस मिलेंगे xn माइनस un के, इनका जो डिफरेंस होगा वो 1/n से छोटा होगा, एंड f of xn माइनस f of un जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मैंने नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है। आगे अब सुने, मैंने लिखा जी आई चूंकि बाउंडेड है, ये बात गिवन है, तो याद रखें किसी बाउंडेड इंटरवल के ऊपर जब भी आप कोई सीक्वेंस डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पर xn और un दो सीक्वेंस आपने लिए हैं, ये ले लिया xn और un, ये दोनों सीक्वेंस आपने किस इंटरवल के ऊपर लिए हैं, i के ऊपर। अगर आपका i जो है वो बाउंडेड है तो फिर ये दोनों सीक्वेंस भी बाउंडेड होने चाहिए, तो ये बाउंडेड होगा। अब इसके ऊपर अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम बॉल्जन-विस्टर्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल्जन-विस्टर्स थ्योरम क्या होता है, बॉल्जन-विस्टर्स थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, ये कहता है विच सेज दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बाउंडेड, ये बॉल्जन-विस्टर्स थ्योरम ये कहता है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है, हर बाउंडेड सीक्वेंस है जो रियल नंबर का, उसका लाजमन एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो फिर आपके पास यहाँ पर xn बाउंडेड सीक्वेंस था तो इसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा xnk। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन होता है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो लिहाजा फिर xnk की कोई लिमिट होगी, तो मैंने कहा जी ये कन्वर्ज करेगा एक एलिमेंट z को। अब अगली बात, चूंकि i क्लोज है, i एक सेट का नाम है, ये क्लोज है, तो क्लोज सेट आप जानते हैं वो सेट होता है जिसका हर लिमिट पॉइंट उससे बिलोंग करता है। तो आप कह रहे हैं कि xnk जो है ये एक सब सीक्वेंस है xn का और ये z को बिलोंग कर रहा है। अब z जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया, अब z लिमिट पॉइंट है किसका, i का, i क्लोज है तो इसका मतलब z किससे बिलोंग करेगा, i से बिलोंग करेगा। इसी तरह ही un एक दूसरा सीक्वेंस आपने उठाया था, ठीक है, इसका सब सीक्वेंस आपने लिया बेटा un-k, ठीक है। तो un-k जो है ये भी un चूंकि कहाँ से लिया आपने, un सीक्वेंस आपने लिया i से, तो फिर ये भी बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड है तो फिर इस पर भी आप बॉल्जन-विस्टर्स थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस निकलेगा जो कि z को कन्वर्ज करेगा। और मजीद इसको आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये un-k है ना, ये z को ही अप्रोच करता है। वो कैसे, यहाँ पे देख लें आप, मैं यहाँ पर ट्राइंगुलर इक्वालिटी का इस्तेमाल करूंगा, un-k माइनस z, इसमें मैंने xn-k माइनस कर दिया, प्लस कर लिया, यहाँ पर ट्राइंगुलर इक्वालिटी का इस्तेमाल किया। ट्राइंगुलर इक्वालिटी आप जानते हैं दो रियल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल है पहले नंबर का एब्सोल्यूट जमा दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर ये मेरी पहली दो टर्मों को मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ, सेकंड को ये दूसरा नंबर, तो ये आ जाएगा पहली दो का एब्सोल्यूट प्लस सेकंड का एब्सोल्यूट। अब un-k माइनस xn-k ये क्या है, ये लेस देन होगा 1/n-k से। ये कहाँ लिखा हुआ है, आपने ऊपर लिख के आए हैं हर xn और un का जो डिफरेंस है वो 1/n से छोटा है। तो बेटा यहाँ पर ये भी तो आपका un-k और xn-k है, इनका डिफरेंस भी 1/n-k से छोटा होगा और ये 0 को अप्रोच करेगा जब आपका k इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह ही यहाँ पर xn-k माइनस z, इसकी इन दोनों का डिफरेंस 0 है, वो कैसे, आपने ऊपर अभी लिखा है कि xn-k जो है उसका लिमिट पॉइंट कौन है, z है, यानी कि ये z को कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ सब सीक्वेंस xn-k ऑफ xn कन्वर्जेस टू एलिमेंट z। तो फिर ये अगर z को अप्रोच करता है तो इन दोनों का डिफरेंस 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसकी जगह, इस हिस्से की जगह अगर आप 0 लिख देते हैं और ये जो है 1/n-k और 1/n-k भी 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब इन दोनों का सम 0 को अप्रोच करेगा। इन दोनों का सम 0 को अप्रोच करने का मतलब है, यानी ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है प्लस 0 को ये भी अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज 0 को अप्रोच कर रही है। ये 0 को अप्रोच करने का मतलब है कि z इसका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। un-k z को कन्वर्ज करेगा, अप्रोच करेगा, सॉरी। अब आप कहें कि जब आपने यहाँ पर ये लिख दिया है फर्दर ये सारी चीज, तो क्या नीचे वाली कैलकुलेशन करना जरूरी है, वो जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ मैंने दिखाया है कि ये वाकई ही z को अप्रोच करता है। अच्छा, अब आगे देखें, मैंने कहा आपने चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि f एक कंटिन्यूअस फंक्शन था एट द पॉइंट z, ये कहाँ लिखा है कि f कंटिन्यूअस फंक्शन है z के ऊपर, ये कहीं नहीं लिखा।
लेकिन ये लिखा हुआ है एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है आई के ऊपर। आई कौन है? क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। और जेड कहाँ से? जेड कौन है? जेड एक पॉइंट है आई का। तो भाई जब आप ये कहते हैं कि एक फंक्शन एफ जो है, आप कहते हैं फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है आई के ऊपर, तो इसका मतलब किसी सेट के ऊपर या किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होने का मतलब है उसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो एफ कंटिन्यूअस हो गया एट पॉइंट जेड पर। इट फॉलोज फ्रॉम द सिक्वेंशियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है सीक्वेंस की फॉर्म में। सेज दैट एफ अगर कंटिन्यूअस है तो फिर एफ को एफ जो ये इस सीक्वेंस के ऊपर जब आप एफ को अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ जेड को अप्रोच करेगा। नहीं समझे? देखें, एक्स एन के सीक्वेंस सब सीक्वेंस था, ये कन्वर्ट कर रहा था जेड को। अगर ये जेड को कन्वर्ट करता है और एफ कंटिन्यूअस है तो फिर याद रखें ये जो इसके ऊपर एफ अप्लाई करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा एफ एक्स एन के, ये फिर आपका बेटा एफ ऑफ जेड को अप्रोच करेगा। अगर आपका एक्स एन के जेड को अप्रोच करता है तो फिर दोनों तरफ एफ अप्लाई करने के बाद शर्त यह है कि एफ कंटिन्यूअस हो, तो फिर ये एफ ऑफ जेड को अप्रोच करेगा। इसी तरह ही यू एन के जो है ये भी जेड को अप्रोच करता है, तो फिर इसके ऊपर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ यू एन के एफ ऑफ जेड को अप्रोच करेगा। अच्छा, मतलब एफ एक्स एन के एफ ऑफ जेड को अप्रोच करता है तो इन दोनों का डिफरेंस किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। अब ये किन दोनों का डिफरेंस है आपको पता है? एफ एक्स एन के और एफ ऑफ यू एन के, इन दोनों का डिफरेंस जीरो को अप्रोच करेगा। ये कैसे जीरो को अप्रोच करेगा भाई? इसके ऊपर दोबारा फिर आप ट्रायंगल इनक्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, एक्चुअली मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैंने ये दिखाना है कि मेरी ये सपोजिशन गलत है, मेरी ये सपोजिशन गलत है, ये चीज गलत है। अब ये जो चीज है इसमें कौन सी दो चीजें हैं? इसमें दो चीजें हैं, एफ ऑफ एक्स एन और दूसरा है एफ ऑफ यू एन। इन दोनों का है डिफरेंस, तो मुझे एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस की लिमिट चाहिए। ठीक है ना? ये मेरा असल में टारगेट है। तो आप गौर करें कि मैं यही निकाल रहा हूं। मैंने कहा इन दोनों की लिमिट, डिफरेंस की जो लिमिट है वो जीरो के इक्वल है। वो कैसे है भाई? आप दोबारा देखें, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ यू एन के सॉरी माइनस प्लस एफ ऑफ जेड। अब आप मैंने इस चीज को लिखा है एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ यू एन के। इन दोनों में मैंने ये वाली टर्म माइनस भी कर ली है और प्लस भी कर ली है। इस पर ले लिया मैंने एब्सोलूट, इधर भी ले लिया एब्सोलूट। एब्सोलूट लेने के बाद मैं इस पर ट्रायंगल इक्वालिटी लगा देता हूँ। ये जगह लेस देन इक्वल एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ जेड, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल लें आप अंदर से यहाँ से, लेकिन एब्सोलूट होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ यू एन के माइनस एफ ऑफ जेड। अब आप गौर करें कि ये जो सारी चीज है एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ जेड, इन दोनों का डिफरेंस किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। कैसे? ये लिखा हुआ है, ये आपका एफ ऑफ एक्स एन के किसको अप्रोच कर रहा है? एफ ऑफ जेड को। एफ ऑफ जेड को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो एफ ऑफ एक्स एन के माइनस एफ ऑफ जेड का डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है। ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है प्लस ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम जीरो को अप्रोच करेगा। अब आप जब ये कहेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी लिमिट जो है वो जीरो के इक्वल है। अगर इसकी लिमिट जीरो को इक्वल है तो इसका मतलब इनके एब्सोल्यूट की लिमिट जीरो को इक्वल है। किन दोनों का एब्सोल्यूट की? एक्स एन और यू एन। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनकी लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच करे एग्जैक्ट, यानी जीरो के इक्वल आ गई। कैसे? ये इसलिए नहीं हो सकता, वो कहता है आप ऊपर ये मान के चले हैं कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ यू एन हर एन के लिए ग्रेटर देन और इक्वल है पॉजिटिव एप्सिलॉन, ग्रेटर देन इक्वल है एप्सिलॉन नॉट से, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब आप ऊपर ये मान के चले थे कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ यू एन, इसका आंसर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से बड़ा है, यानी कि इसका आंसर हमेशा जीरो से बड़ा आना चाहिए। और इधर आप कह रहे हैं कि इनका आंसर एग्जैक्ट जीरो के इक्वल आ गया है। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक्स एन है, यहाँ पर एक्स एन के है। भाई ये आपने माना है हर एन के लिए, तो आप यानी यहाँ पर अगर एन को एन के से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो इन पर्टिकुलरली अगर ये बात हर एन के लिए दुरुस्त है तो फिर एन के लिए भी तो दुरुस्त होगी ना। अब एन के ये वाली चीज देखें और ये वाली चीज देखें, ये दोनों एक जैसी हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर आप कहते हैं इसका आंसर एग्जैक्ट जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बात गलत है, या तो फिर ये बात सही है या फिर ये गलत है। अगर ये आप सही मानते तो ये गलत फिर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आप देखें कि ये जो सारी चीज है ना, ये तो आपने
बाय डेफिनेशन प्रूफ की है कि इसकी लिमिट का आंसर 0 के इक्वल है। इसका मतलब आपने ऊपर जो सपोजिशन की थी वो गलत है। Thus, the hypothesis that f is not uniformly continuous on the closed interval I implies that f is not continuous at some point z belong to I। कहता है कि इसका मतलब है कि आपने ऊपर जो हाइपोथेसिस जो मफरूजा आपने ऊपर माना था कि f जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है क्लोज इंटरवल पर, अगर आप इसको सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि नतीजा ये निकलेगा, आप ये कह रहे हैं f जो है वो कंटिन्यूस नहीं है एट सम पॉइंट z belong to I। लेकिन ये बात गलत है। आप ऊपर ये तो आप ऊपर खुद गिवन है कि f कंटिन्यूस है हर इंटरवल के ऊपर, हर पूरे इंटरवल I के ऊपर। इसका मतलब ये निकलता है consequently if f is continuous at every point of I then f is uniform continuous। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी सपोजिशन गलत है, लिहाजा अगर आपका f जो है वो किसी इंटरवल क्लोज इंटरवल I के ऊपर कंटिन्यूस है तो f हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तसल्ली से आप ज़रा खुद गौर करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, लिखने में चीज़ ज़रा थोड़ी सी ज़रा जल्दी से स्पीड से ज़रा मतलब वो एलेबोरेट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर एक एक लाइन जिस तरह मतलब फिजिकली पढ़ाते हैं, अगर उस तरह मैं पढ़ाऊँ तो फिर शायद ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन उससे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, मतलब सिर्फ ये है कि आपको इनके जो मेन कंसेप्ट था उसको डिलीवर करना था, और इसमें कुछ नहीं है, आसान ही है। तो फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा बेटा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।